नमस्कार मित्रों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, वर्तमान समय में प्रकृति में संतुलन नहीं होने का परिणाम है। देखिए, वर्तमान समय की बात कही जा रही है और प्रकृति में जो असंतुलन बना हुआ है उससे आप सभी परिचित हैं। तो ये प्रकृति में जो संतुलन नहीं है, इसका परिणाम क्या हो सकता है आगे, वो आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। सूखा, तो ये परिणाम भुगत ही रही है जनता, बहुत से स्थानों पर सूखा पड़ जाता है। और इसके अलावा कहीं कहीं अतिवृष्टि के कारण बाढ़ भी आ जाती है, तो ये भी असंतुलन के कारण ही हो रहा है। और इसके अलावा भूकंप के झटके भी महसूस किए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण में असंतुलन के कारण उत्पन्न हो रही हैं। तो ये तीनों परिणाम यानी कि ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ उपर्युक्त सभी, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझते चलना है, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है, मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर पानी का अभाव होता है और रेत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वहाँ पर भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसका स्तर क्या होता है? अत्यधिक नीचा, अत्यधिक ऊंचा, ऊंचा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ पर पानी नहीं है और होगा भी तो बहुत बहुत कम मात्रा में। तो भूमिगत जल का स्तर ऊंचा तो हो ही नहीं सकता और ना ही अत्यधिक ऊंचा हो सकता है। वहाँ पर जल का जो स्तर होगा वो अत्यधिक नीचा होगा, बहुत ज़्यादा गहराई पर वहाँ पर जल उपलब्ध हो पाएगा। तो भूमिगत जल का स्तर किस प्रकार का होगा? बहुत ही अत्यधिक नीचा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पर्यावरण चेतना अभियान में शांत घाटी साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो ये आपको याद रखना है कि पर्यावरण चेतना से संबंधित भारत में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए, जिसमें चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन और शांत घाटी साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो प्रमुख हैं। इनमें से जो शांत घाटी आंदोलन है वो चलाया गया था केरल में। कौन से राज्य में? केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? क्या लॉस है, क्या हानियां होती हैं वृक्षों को और वनों को काटने से, वो आपको बताना है। तो वायुमंडलीय परिवर्तन, तो ये सही है क्योंकि वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तापमान में वृद्धि हो रही है। और इसके अलावा प्रदूषण का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है और भूमि का क्षरण भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्षरण कर लेना है, संरक्षण लिखा हुआ है। तो वृक्षों और वनों को काटने से ये तीनों प्रकार की हानियां उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति यानी कि 1 मिनट में प्राप्त होती है? तो ये जो इसका मान है वो है 1.94 ग्राम। इतनी कैलोरी सौर ऊर्जा हर वर्ग सेंटीमीटर और हर मिनट में प्राप्त हो रही है हमें सूरज के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.94 ग्राम। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है नवीकरणीय या अक्षय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय और ये क्षय संसाधन कहलाता है। तो नवीकरणीय यानी कि ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, जिनका निर्माण दोबारा कर सकते हैं और जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, इसके अलावा जल है, वायु है, मिट्टी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी समाप्त नहीं होती हैं, लगातार इनका निर्माण होता रहता है। तो ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद हम इनका दोबारा कभी भी उपयोग नहीं कर सकते और ना ही इनको हम बना सकते हैं, तो ऐसे संसाधन
अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम अभी वर्तमान में तो दोहन कर रहे हैं, परंतु एक बार ये समाप्त हो जाएंगे पृथ्वी से तो हम इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, तो चार में से कौन सा है? डीजल है क्या? नहीं, क्योंकि डीजल को हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, और ना ही हम पेट्रोल को दोबारा उपयोग में ला सकते, और ना ही जीवाश्म ईंधन को हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जो वनस्पति है उसका निर्माण होता रहता है कंटिन्यू। अगर वनस्पति समाप्त हो जाए तो फिर नए पौधे और नई वनस्पतियाँ उनका स्थान ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र। देखिए, सूखा और जो अकाल पड़ता है उसके कारण मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है, घटता है, सम रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, अकाल होगा, तो मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सूखा के कारण और अकाल के कारण कृषि की पैदावार नहीं हो पाएगी और वो भूमि बंजर होती जाएगी और मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास होगा। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNEP, यूनियन ऑफ नेचर एनवायरनमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम। और ये जो आयोजित हुआ था जून 1972 में, तो ये इस वर्ष यानी कि 1972 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको बता दें कि UNEP का 1972 का जो सम्मेलन था वो स्टॉकहोम, कहाँ पर? स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा है, अधोलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। देखिए, भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, कौन नहीं है? भूमि, मिट्टी, खनिज या फिर बस्तियाँ। तो भौतिक को हम अजैविक भी बोलते हैं। तो अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं? जो जीवित नहीं है। तो भूमि तो है भौतिक वातावरण के अंतर्गत, मिट्टी भी भौतिक वातावरण के अंतर्गत है और खनिज भी। लेकिन जो बस्तियां हैं वो जैविक वातावरण के अंतर्गत आती हैं, वो भौतिक वातावरण के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जिसने पर्यावरण का सबसे पहला लेक्चर हमारे चैनल का देखा होगा तो उसमें हमने ये बताया था कि जो इकोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? A.G. टेंसले जो वैज्ञानिक थे, पर्यावरणविद थे, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन कौन? जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो प्राणी, इनका तो निर्माण होता रहता है, मृत्यु के बाद दोबारा निर्माण होता रहता है, जन्म होता रहता है, तो ये तो नवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल, मिट्टी या वनस्पति, तो मिट्टी का भी निर्माण होता रहता है तो ये नवीकरणीय संसाधन है। वनस्पति भी निर्मित होती रहती है तो ये भी नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जो पेट्रोल है वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके सामने दो कथन लिखे हुए हैं, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं फिर उनके बारे में विचार करेंगे। पहला कथन लिखा है, फन वात एक उच्च वेग वाली अति शीत और शुष्क पवन है जो तापमान को हिमांक से नीचे ले आती है। तो ये जो बात कही गई है फन वात के बारे में, ये पूरी तरह से निराधार है और गलत है, यानी कि ये कथन सही नहीं है। इसके बाद दूसरा जो कथन लिखा हुआ है उसमें लिखा है, मिस्ट्रल एक तीव्र झोंकेदार शुष्क और गर्म पवन है जो पर्वत श्रेणी की प्रति पवन दिशा में बनती है। तो ये कथन भी गलत है जो कि मिस्ट्रल के बारे में दिया गया है, यानी कि दोनों कथन सही नहीं है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों सही नहीं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, वायुमंडल की परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें।
व कूट की सहायता से उत्तर दें। तो वायुमंडल जो है उसको विभिन्न परतों में बांटा गया है ऊंचाई के अनुसार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे नीचे की परत, यानी कि पृथ्वी की सतह से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। सबसे पहली परत जो है वायुमंडल की वो कौन सी है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम, तो ऊपर की ओर सबसे पहले कौन सा मंडल मिलेगा? क्षोभ मंडल, यानी कि 3 आएगा। और क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। तो समताप मंडल कहाँ पर लिखा हुआ है? दूसरे क्रमांक पर लिखा हुआ है, तो 3 के बाद आएगा 2। अब समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है और उस ओजोन परत के मंडल को क्या बोला जाता है? ओजोन मंडल। तो समताप मंडल के बाद आएगा ओजोन मंडल, यानी कि ओजोन मंडल कहाँ लिखा हुआ है? क्रमांक 1 पर, तो अब आएगा 1। और ओजोन मंडल के बाद आता है बाह्य मंडल, सबसे बाहरी भाग, तो ये लिखा हुआ है चौथे क्रमांक पर, यानी कि हमारा जो क्रम बना वो है 3 2 1 4। तो ऐसा किस विकल्प में लिखा हुआ है? 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो ताप विद्युत से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष जिसका शॉर्ट फॉर्म है WWF, इसकी स्थापना कब की गई? तो WWF की जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1961 में की गई थी, 1961। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा है सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो सतत और स्थायी विकास, कंटिन्यू चलने वाला जो विकास है और परमानेंटली होता रहता है, वो नवनियतिवादी अवधारणा के अंतर्गत आता है। नवनियतिवादी अवधारणा में ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि विकास कंटिन्यू होना चाहिए और बिना रुके, यानी कि स्थायी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है एक कथन दिया गया है और पूछा गया किस वैज्ञानिक का है? तो कथन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? अब आपको यहाँ पर 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए, E.P. ओडम, E.J. कोमांडी, फिटिंग और अर्नेस्ट हैकेल। तो ये जो ऊपर कथन लिखा हुआ है वो है E.P. ओडम का, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन हैं। तो जो समाप्त नहीं होते ऐसे संसाधन कौन सा है? डीजल, तो ये तो समाप्त हो जाएगा एक निश्चित समय के बाद। जीवाश्म ईंधन भी समाप्त होने वाला संसाधन है और पेट्रोल भी समाप्त होने वाला संसाधन है। लेकिन जो सौर विकिरण है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान, टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? बाढ़ आएगी क्या? बिल्कुल आएगी बाढ़। क्यों? क्योंकि हिमालय और ग्लेशियर में जो बर्फ जमी हुई है वो इस तापमान में वृद्धि के कारण पिघलेगी और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने का मतलब है कि समुद्री जो देश हैं, समुद्र के किनारे जो देश बसे हुए हैं, वहाँ पर बाढ़ आएगी। इसके अलावा अकाल, तो अकाल भी पड़ेगा और भूखमरी तो ये भी उत्पन्न होगी, क्योंकि तापमान में वृद्धि होगी तो ज़्यादा कृषि उत्पादन नहीं हो पाएगा और अकाल और भूखमरी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। यानी कि पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का तीनों प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। बाढ़ भी आएगी, अकाल भी आएगा और भूखमरी भी आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जहाँ पर लिखा हुआ उपर्युक्त सभी, वो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न लिखा हुआ है वो MP वर्ग 3 2011 की वर्ग 3 की परीक्षा में पूछा गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। अविभाज्य जिसको कि हम विभाजित नहीं कर सकते, और ये एक ऐसी समष्टि है, अविभाज्य समष्टि, जिसकी रचना होती है तो किससे होती है?
भौतिक तंत्र से, केवल भौतिक तंत्र से पर्यावरण की रचना नहीं होती, उसमें जैविक तंत्र भी आता है और सामाजिक तंत्र भी आता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल जैविक तंत्र से तो ये भी गलत हो जाएगा, और भौतिक एवं जैविक तंत्रों से तो ये भी गलत हो जाएगा। जो पर्यावरण है उसकी रचना होती है भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्न में से किसे भली भांति विकसित कर सकती है। तो जो स्वपारिस्थितिकी है उसमें जैव जाति किसको विकसित करती है? अपनी वंशवृद्धि को, विभिन्न समूहों को, जैवीय समुदाय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जो जैव जाति होती है वो अपनी वंशवृद्धि को विकसित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा भी है। तो यहाँ पर आपको 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो उनमें से आपको बताना है किन किन राज्यों की सीमा म्यांमार देश से लगी हुई है। तो अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय की, तो ये म्यांमार की सीमा से नहीं लगा है। मिजोरम भी म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, मणिपुर भी लगा हुआ है और नागालैंड भी लगा हुआ है। यानी कि 4 राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, वो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश एक क्रमांक पर लिखा हुआ है, उसके बाद क्रमांक 3 पर मिजोरम है, 4 पर मणिपुर है और 5 पर नागालैंड, यानी कि 1, 3, 4, 5। तो ऐसा किस विकल्प में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। तो वैसे तो गंगा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर पद्मा नाम से गंगा को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 55, नील ग्रह किसको कहते हैं। तो इसमें आपको विकल्प की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम जिस ग्रह में रहते हैं यानी कि जो पृथ्वी है उसको ही हम नील ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नील ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो जो पृथ्वी है उसका 71% हिस्से में पानी ही पानी है और वो नीला दिखाई देता है, इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कुछ चीज़ें और आप इसमें समझ लें, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल और चमकीला ग्रह, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र, और इसी को हम सांझ का तारा, भोर का तारा बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। और शनि को काला ग्रह बोला जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है अगला प्रश्न, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए आपको गलत युग्म का चयन करना है। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध। तो ये तो सही है, क्योंकि सबसे सूर्य के पास का ग्रह जो है वो बुध ही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है, सबसे अधिक चंद्रमाओं का ग्रह। तो शनि जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वलय भी वहीं पाए जाते हैं, तो ये भी हमारा सही कथन है, तो ये उत्तर नहीं होगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, तो अभी हम बता चुके हैं कि शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है, तो ये भी सही है, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह मंगल, तो ये यहाँ पर युग्म गलत है और आपको गलत युग्म का ही चयन करना है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय मौसम विभाग ने ऋतु के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ठंडा मौसम, तो ये नहीं है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने इसको ऋतु के रूप में मान्यता नहीं दी है, ना ही गर्म मौसम को दी है और ना ही लौटते मानसून को दी है। तो भारतीय मौसम विभाग ने ऋतु के रूप में मान्यता किसको दी है? उत्तरी पूर्वी मानसून को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के इस लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 लिखा हुआ है, क्षुद्र ग्रहिकाएं किन 2 ग्रहों के मध्य पाई जाती हैं। यहाँ पर 2 ग्रहों के नाम
दिए गए हैं। तो किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहिकाएं पाई जाती हैं? तो आपको बता दें कि जो क्षुद्र ग्रहिकाएं होती हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती हैं। मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं इनके बीच में पाई जाती हैं क्षुद्र ग्रहिकाएं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में से किस समय होती है? तो आपको वो डेट बताना है कि किस डेट पर पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 22 मार्च, 21 जून, 4 जनवरी और 4 जुलाई। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक जब होती है वो डेट है 4 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।